बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानजर, आपको स्पोर्ट्स वन में वेलकम कहता हूं। और T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन जारी है जी, और बड़े इंटरेस्टिंग सुपर 8 के मैचेस हुए। अब कल से सेमीफाइनल्स होंगे और पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा और दूसरा जो है रात 7:30 बजे इंडिया और इंग्लैंड का होगा। बड़े एक्साइटमेंट है जी लोगों में और बड़ा अच्छे मैचेस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आई एम श्योर कि जो बेस्ट टीमें होंगी वो जीतेंगी और फिर सैटरडे को 29 तारीख को फाइनल भी होगा। इस पे आज डिटेल में हम बात करेंगे, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है इन दोनों टीम्स की, और ओबियसली जो ओपोनेंट है उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। थैंक यू। अजहर भाई, दोनों टीमों की अगर बात करें तो पहले हम जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, अभी ओवरऑल देखा जाए तो 4 टाइम दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं और चारों टाइम जो है साउथ अफ्रीका ने विक्ट्री हासिल की। एक मैं और स्टैट देख रहा था आज कि अफगानिस्तान ने आलमोस्ट सारी टीमों को शिकस्त दे दी है, सिर्फ साउथ अफ्रीका और इंडिया ऐसी साइड है जिनको अभी तक नहीं इन्होंने हराया। तो आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में होगा कि जैसे उन्होंने इस दफ़ा पहली दफ़ा न्यूजीलैंड को हरा दिया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, सेमीफाइनल और फाइनल अगर में इंडिया आता है तो वो चाहेंगे कि हम वर्ल्ड कप भी जीते। तो ये जो बैरियर वो क्रॉस करते जा रहे हैं और ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है दोनों टीम का कम्बिनेशन कैसे देखते हैं आप? देखिए, साउथ अफ्रीका का कम्बिनेशन अगर देखा जाए, हम रात को भी ये बात कर रहे थे, बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन है। अगेन वही नॉकआउट स्टेज पे आके बड़ी सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएं तो आपका टूर्नामेंट वहाँ पे ख़त्म हो सकता है। तो आई फील कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा अगर विकेट में थोड़ा सा भी टफ हुआ बैटिंग के लिए, तो फिर ये मैच इवन हो जाएगा, क्योंकि स्पेशली इस तरह की विकेट्स के ऊपर जहाँ बॉल बैट पे नहीं आता या थोड़ा सा स्पिन होता है बॉल, तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान बहुत डेंजरस हो जाती है। स्पेशली अगर उनके जो बैटर्स हैं अप एट टॉप ऑर्डर वाले, वो अगर चल जाएं तो वो इतना टोटल कर देते हैं कि उनकी बॉलिंग फिर दूसरी टीम को मुश्किलात पैदा कर सकती है। और फिर साउथ अफ्रीका का एक मेंटल ब्लॉक भी है नॉकआउट स्टेज, अभी तक वो किसी फाइनल में नहीं पहुँचे आज तक वर्ल्ड कप के। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा गेम होने जा रहा है। दोनों में से एक तो पहली दफ़ा फाइनल खेलेगा, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन कौन अपनी नर्व्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा कंट्रोल, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए नथिंग टू लूज़ है, मतलब कि उनके लिए तो एक बहुत बड़ी जीत ऑलरेडी ये है। तो आई थिंक कि वो बहुत डेंजरस साइड होंगी साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा साउथ अफ्रीका के ऊपर होगा कि अगर अफ़गानिस्तान ये मैच हार भी जाता है तो इट्स नॉट, वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के ऊपर अब प्रेशर आना शुरू सही तरीके से होगा। ऑल दो के अंडर प्रेशर इस वर्ल्ड कप में वो बेहतर रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र आए हैं, स्पेशली उनके कप्तान और जितने भी उनके प्लेयर्स हैं वो बेहतर रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अभी ये उनका जो मेजर टेस्ट वो है वो कल होगा जब ये सेमीफाइनल खेलेंगे। ऐसा वो नर्व्स की जिस तरह की हमने बात की पहले भी और आज भी करते हैं, एक्साइटमेंट लेवल अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा है, अफ़गानिस्तान के अंदर भी और विद इन टीम भी। आईसीसी ने आज कुछ रिलीज़ जारी की है और कुछ फुटेजेस जारी की हैं, वीडियोस शेयर किए हैं उन्होंने, उसमें अभी तक उनके चल रहा है। और कुछ प्लेयरों ने कहा हम सोए नहीं है, पूरा एक दिन हो गया है और अभी तक वो पार्टी और वो सारी सेलिब्रेशन चल रही है। और कैप्टन भी अभी तक वो उन्होंने दिखाया कि वो गाने सुन रहे। तो ये उस फ्लो में, आप खुशी के उस फ्लो में, कहीं आपको लगता नहीं है कि बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सेमीफाइनल बड़े गेम में हैम्पर हो सकती है? क्योंकि कुछ लड़के इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि वी हैवंट स्लेप्ट फॉर वन डे, तो ये एक दिन तो रह गया, ओबियसली कल मैच है, आज तो रेस्ट करेंगे वो। मगर समटाइम एट टाइम्स एग्जैजरेट भी हो जाती हैं चीज़ें, पर ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन अगेन बहुत बड़ी कामयाबी हो सकता है, उनका वेट कर रही है वो भी, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आप अचीव कर लेते हैं, फिर आपको आगे देखना है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार अब इससे आगे वो नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं। उनको सबसे पहले ये खुद बिलीव करना है और आई फील कि एक दिन के बाद वो उस चीज़ पे रिकवर करके गेम पे फोकस करेंगे। लेकिन वही बात है कि आपने जितना भी अचीव कर लिया है दैट इज़ हिस्ट्री। आप इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? दैट नीड्स टू बी एड्रेस कि यार अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, एक मैच जीत के आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। तो ये वन स्टेप एट अ टाइम जो है वो इस तरह की टीमें लें तो वो कहीं आगे जा सकती हैं। और इन दी एंड देखें, और पहला अब ये है कि सेमीफाइनल जीत के आप फाइनल खेलें, एटलीस्ट रनर अप ऑफ द वर्ल्ड कप इज़ वो कंफर्म हो जाएगा आपका। फिर आगे फाइनल पे आगे देख लेंगे, फिर हो सकता है फाइनल भी जीत जाए। बिल्कुल, नेवर नो, क्रिकेट है और इन्होंने तमाम अच्छी टीमों को हराया हुआ है और ये कंडीशंस इनकी हैं। जब भी यूएई में या वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप्स होंगे, अफगानिस्तान जब तक राशिद खान हैं
जब तक राशिद खान फिट हैं और टीम के अंदर हैं, ये कंडीशन उनको सूट करती हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। उनको चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी देखें, इसमें इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी? मिल टीम भी सकती फॉर्म में है, आपको एक मेथड मिला हुआ है, फॉर्मूला मिला हुआ है मैच जीतने का, कैपिटलाइज करें इसको। बिल्कुल। निसार भाई, आपका ओपिनियन भी जानना चाहेंगे कि ये एक फ्लो जो बना है और मोमेंटम उनको मिल गया है, जो पीक कर रही हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट ये जो ओवर एक्साइटमेंट भी कई दफ़ा आपको लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये एक्साइटमेंट भी आपको ले बैठती है और कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से ये उनके प्लेयर्स की कि हमने जो अचीव करना था वो हो गया, ये फील आ रही है। ओबियसली दे विल गो फॉर इट और दे विल गो हार्ड, बट ये आपको लगता नहीं कि ओवर एक्साइटमेंट, इतने बड़े गेम से पहले आपको रिलैक्स भी होना है? अजहर भाई तो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन किया भी है और आगे भी करेंगे कि आपको बड़ी गेम से पहले सारी चीज़ों को, बॉक्सेस को टिक करना पड़ता है कि आपने रिलैक्स भी होना है, बॉडी को भी लाउ करना है, अपने आप को ओवर एक्साइटमेंट में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं कर जानी जो आपके बड़ी गेम में होती है, क्योंकि एक्सपोजर इस तरह का तो नहीं है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। कभी भी वो सेमीफाइनल में नहीं गए किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का, और ये इनकी इट्स अ टेस्टमेंट टू द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ देयर क्रिकेट कि उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा उन्होंने वर्ल्ड कप खेला। उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका इम्प्रूवमेंट आती गई और विद इन अ स्पैन ऑफ 5-6 ईयर्स उन्होंने अपनी टीम को इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया है कि पता ही नहीं लगता कि एक फॉर्मर एसोसिएट साइट है या जिसको सो कॉल्ड मिनोस कह रहे हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन तो वो है, उन्हें टेस्ट स्टेटस तो वो अचीव कर सके हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और गिवन द फैक्ट कि जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेट तो है, तो अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो डिज़र्व, वो उस पर कोई इतना हर्ज नहीं और बनता भी है सेलिब्रेट करना। लेकिन देन अगेन अभी भी टूर्नामेंट जारी है, तो कहीं ना कहीं जब आप सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं या बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं तो जो आपका फोकस होता है गेम पे वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो टूर्नामेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच पड़ता है, उसके लिए आपने प्रैक्टिस भी करने हैं, मेंटली भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है और दोबारा से फोकस करना है, दोबारा से कॉन्सनट्रेट करना है, दोबारा से अपनी यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग रूम, प्लानिंग करनी है, टैक्टिक्स पर डिस्कशन करनी है, सारा कुछ करना है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में तो अभी जो उनके सीनियर प्रोज हैं उनको चाहिए कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको ज़रा ठंडा करें, उनको कहीं रिलैक्स करें। अभी एक बड़ी एक जंग हम इससे बड़ी अचीवमेंट हमारा वेट एक कर रही है। आगे जंग जा रही है, उसके लिए तैयारी बड़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जो फेयरलेसनेस है वो तो उनके अंदर आ गई होगी, क्योंकि अब वो इस टूर्नामेंट को एंजॉय करेंगे। उनके लिए जो उन्होंने अचीव करना था या जो उनका टारगेट था उससे कहीं आगे जा चुके हैं। तो इस फेयरलेसनेस में और सेंस ऑफ एंजॉयमेंट में रिलैक्स होकर अगर वो खेलेंगे तो वो साउथ अफ्रीका को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये पहला सेमीफाइनल जो है वो ट्रिनिडाड में खेला जाएगा और हमें लगता है कि जिस तरह भारत भी का जो मैच है इंग्लैंड के गेम वो गयाना में है। मार्क बुचर की मैं परसों स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने ये मेंशन किया कि ये आईसीसी को बड़ा क्रिटिकली देखना पड़ेगा, ये पहले कैसे प्री डिसाइडेड हो सकता है कि अगर भारत सेमीफाइनल खेलेगा तो वो गयाना में खेलेगा। तो ये जो कुछ रूल्स में हमेशा हम देखते हैं मैनिपुलेशन कर दी जाती है, आ जाता है, इस पर बाद में बात भी बहुत होती है, एक्स क्रिकेटर भी बात करते हैं, क्रिटिक्स भी बात करते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड्स को इस पे पहले स्टैंड लेना चाहिए था। बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, किसी जो भी वजह होगी, आप कोई कभी ऐसे नहीं सुना कि यार ये पहले से एक टीम डिसाइड है कि ये इस टाइम पे खेलेगी या इस जगह पे इस वेन्यू पे खेलेगी। सो दैट इज़ वेयर आई फील के आईसीसी को देखना चाहिए कि, और फिर क्रिकेट बोर्ड्स बाकी अब प्लेयर्स बात कर रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड्स का रोल क्या है फिर? यू नो इट्स ऑब्वियस चीज़ है कि कोई भी टीम एक्स्ट्रा एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्यों ले या उसको डिसएडवांटेज हो। तो आई फील के बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ है कि क्रिकेट बोर्ड्स ने इसके ऊपर पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। हम तो यहाँ बात कर ही रहे हैं कि चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी चीज़ हो, कोई डजेंट मैटर कि टीम की व्यूअरशिप क्या है, वट एवर द रीज़न इज़, बट एक वर्ल्ड इवेंट हो रहा है उसमें पहले से प्री डिसाइडेड क्यों है, कैसे हो सकता है जी। किसी और जगह पे हम नहीं देखते। आप वैसे एक नेचुरली चीज़ों को मैनेज करें, लेकिन वो एक उसके अंदर वर्ल्ड कप के पूरे स्केड्यूल के अंदर वो चीज़ नज़र आए कि यार ये चीज़ें हैं, इस टीम को हमें यहाँ रखना है, इस टीम को यहाँ मतलब मेजर जो हमारा इवेंट है वो अच्छी जगह हो फॉर ऑल द गुड टीम्स, वो आप अलग सोचते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक अलग से टीम के लिए आप हर चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। एंड आई थिंक कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। कल नेचुरली कोई कंडीशन सूट कर जाएँ तो कर जाएँ, लेकिन ये नहीं है कि आपने एक टीम को पहले बताना कि यार इस टाइम पे खेलेगी
वट एवर द रीज़न इज़ कि जी कुछ कहते हैं कि जी व्यूअरशिप आएगी जी, वो टाइमिंग ऐसी है जिसमें इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, या कोई और रीज़न है, whatever the reason is, it's not a justification है for हाँ। any one team in World Cup के यार वो अलहदा से उसके लिए स्केड्यूल बने। बिल्कुल, इसी की एग्जांपल अगर देखा जाए अज़हर भाई कि इंडिया जब यूएसए की लेग भी खेला तो उनको वार्म अप मैचेस भी उधर मिले और 3 मैचेस उधर मिले और 1 मैच उनको फ्लोरिडा में मिला जो कि ओबियसली बारिश की वजह से नहीं हो पाया। तो ये इस तरह की जब बायसनेस हमें नज़र आती है हमेशा आईसीसी की तरफ से, चाहे वेन्यू की बात कर लेते हैं, दूसरा पाकिस्तान भी जब गया था इंडिया तो कई वेन्यूज़ ऐसे मिले जो पाकिस्तान का इस पे था एतराज़ कि हमें ये नहीं होने चाहिए। तो हमेशा फेवरेटिज्म एक साइड को आल दो कि वो सबसे कमाऊ पुत्र है उनका, वो बीसीसीआई बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का शेयर देता है आईसीसी को। ठीक है, बट मैं डिस्पाइट इस ऑफ चीज़ पे इट कि अगर आपने उनकी टाइमिंग एडजस्ट की है लीग मैचेस के लिए, दैट इज़ फाइन, चलें आपको एक चीज़ समझ आ गई, लेकिन आपने वेन्यू नॉकआउट स्टेज का पहले प्री डिसाइड कर लिया कि ये वहीं खेलेंगे, ये उन्होंने तो दोनों चीजें मेंशन की। फील के वो गलत चीज़ है। चले ठीक है, कुछ टीमों की व्यूअरशिप आपको ज़्यादा मिल रही है और लीग मैचेस में अगर आपने उनकी टाइमिंग ऐसी रखी है दैट इज़ फाइन, फिर आपने थ्रू आउट वैसे रखी है और उसमें कंडीशन वाइज एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। अब आपको पहले से पता है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि गयाना में सेमीफाइनल होना है, आप उस हिसाब से अपनी टीम पहले से पिक कर सकते हैं जी। तो दैट इज़ वेयर आई फील कि आपको नॉकआउट स्टेज पे आगे नेचुरली वहाँ पे आ जाए मतलब कि आपका पोजीशनिंग ऐसी हो जाए तो हाँ, ठीक उसमें है। ऐसे अगर नहीं होती, अगर आप उस दूसरे सेमीफाइनल में फॉल कर रहे हैं तो आपको उधर ही खेलना चाहिए। उधर ही खेलना चाहिए। और प्लस उसमें भी मेरा अदर भी थोड़ा सा मेरा उसमें ज़रूर है कंसर्न कि पाकिस्तान 3 वेन्यूज़ पे खेला है, अपना जो यूएस लेग थी वो सिर्फ 2 वेन्यूज़ पे खेला, 90% तो उन्होंने एक ही वेन्यू पे खेल लिया। तो उस कंडीशन से आप प्रैक्टिस भी उधर कर रहे हैं, मैचेस भी उधर खेल रहे हैं, हमारे से पहले भी उनको थोड़ा आइडिया था, हमारे लिए तो बिल्कुल अलूफ किस्म की वो सारी कंडीशन थी। तो ये जो एक साइड पे बेंड हो जाना आईसीसी का, और अभी से नहीं देख रहे, जब से वो बिग 3 आई थी तब से हम ऑलमोस्ट 15-16 साल हो रहे हैं कि बिग 3 खत्म होने के बावजूद भी ये अपनी जगह पे ये प्लेस है ना चीज़ें। देखिए, जो वार्म अप मैचेस की बात है तो मेरे ख्याल में उसमें अगर पाकिस्तान ने जो स्केजुलिंग इस तरह की थी कि उनकी सीरीज़ जो थी इंग्लैंड के साथ उसमें वो एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे तो शायद वार्म आउट मैचेस के लिए उनके पास टाइम नहीं बचा। बाकी आई थिंक वेन्यू सिलेक्शन अगर इंडिया को उधर तीनों मैचेस खेले उन्होंने खेले न्यूयॉर्क में, और या 2 मैचेस उन्होंने खेले, एक उन्होंने फ्लोरिडा में खेला जो तीसरा उनका था। तो पाकिस्तान के लिए जो है इस हवाले से कि जी आपने 3 में एक मैच टेक्सास में खेला है, एक मैच आपने खेला है न्यूयॉर्क में खेला है, फिर एक मैच फ्लोरिडा में खेला है, ये कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं होना चाहिए कि अंडर परफॉर्म किया। हम तो अगर हम तो वो बात ही नहीं कह रहे, लेकिन एक टीम के साथ बैलेंस होना चाहिए ना। मैं वही इस पर कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो काफ़ी हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ के पहले से डिसाइड कर दिया जाना है कि अगर इस वेन्यू में मैच होगा और अगर वो टीम क्वालिफाई करेगी तो इस वेन्यू में होगा और ये टाइमिंग्स होगी। इसको आप किसी भी तरह किसी भी स्पोर्ट में, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, पहले से डिसाइडेड होता है कि किस टूर्नामेंट का जो विनर्स लूज़र किसको खेलेंगे, और साथ ही साथ ये भी इस ग्रुप का जो ग्रुप टॉप करेगा वो और दूसरे ग्रुप का सेकंड जो आपस में पहले ही डिसाइडेड होता है, सीडिंग्स होती हैं या फिर नॉकआउट राउंड्स होते हैं डिसाइड करने के लिए। इस तरह पहले से ही डिसाइड कर दिया जाना है कि किसी भी सेमीफाइनल की वेन्यू क्या होगी और टाइमिंग्स क्या होगी, वो आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड। इससे वैसे ही बड़ा रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, इवन फॉर द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए रॉन्ग इंप्रेशन जाता है कि अगर आप किसी भी एक टीम को अनड्यू फैसिलिटेट कर रहे हो, अनड्यू फेवर दे रहे हो, तो अगर तो कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे मार्केटिंग या कमर्शियल, आई गेट दैट कंसर्न, लेकिन अगर आपने मार्केटिंग या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कंसर्न्स है, लेकिन उन चीज़ों को जो एक स्पिरिट ऑफ गेम है या कंपटीशन है या फेयरनेस है या ट्रांसपेरेंसी है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ें गेम की ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को, इक्विटेबल या इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल को इंटरफेयर करी है तो उसको आप किसी भी तरह डिफेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर इसकी टाइमिंग वैसे ही उस टाइमिंग पे रख सकते थे आपने, उसी टाइमिंग पे वो वहाँ पे मैच होता, उसी टाइमिंग पे वहाँ पे मैच हो जाता, तो वो काफ़ी और तरीके से भी हैंडल हो सकता है। लेकिन एक वेन्यू भी अलग से रख देना कि यार वेन्यू को करना टाइम का आपको पहले कहें जी ठीक है जी इंडिया आएगी तो मैच चलें सुबह होगा क्योंकि वहाँ की व्यूअरशिप उस टाइम पे आती है, लेकिन कंडीशन के जी वो उधर वो सुबह है वो शाम को है वो आपको देखना नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा अदर भाई, दोनों की टीम का कंपैरिजन करें तो सबका मानना ये है कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा करके आई, डिजर्विंग कैंडिडेट बने सेमीफाइनल के लिए, बट कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर हो रही है कि बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बात करें तो सिर्फ 2 प्लेयर रन कर रहे हैं और 2 प्लेयर्स के ऊपर आप इवेंट नहीं जीत पाते।
और अगर जीत जाएं तो ओबियसली एक मिरेकल ही नज़र आता है। लेकिन देखें ना कि सिर्फ 2 प्लेयर, उसके बाद जितने भी 3, 4, 5, 6 नंबर के बैटर हैं, कोई भी रन नहीं कर पा रहा। तो एक टाइटल जीतने के लिए कितना ज़रूरी है कि आपकी पूरी टीम रन्स करे। और दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका देखते हैं तो हर मैच में नया मैच विनर है उनके पास। इन बैटिंग टर्म्स बैटिंग भी देखें तो कभी मिलर जिता रहा है, कभी मार्करम अच्छा कर रहा है, कभी डी कॉक कर रहा है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन कैसे देखते हैं आप? नहीं बिल्कुल, जो साउथ अफ्रीका के आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि उनके पास ऑल द वे मैच विनर्स मौजूद हैं। उनके पास ओपनर्स भी ऐसे हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, डिकॉक ने परफॉर्म किया है, इस तरह मिडल ऑर्डर में क्लासन है, किलर हैं, किलर कह रहा हूँ मैं, किलर द मिलर है तो वो मिलर के बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसने बड़े 1-2 मैच बड़े निकाले हैं। और मतलब कि कंप्लीट साइड है वो। वही बात है ना कि अगर अफ़गानिस्तान के दोनों ओपनर चलें या कोई और एक आधा बैट्समैन चल जाए और वो एक डिसेंट टोटल करें, अदरवाइज साउथ अफ्रीका इज़ बाय फार मच बैलेंस साइड। और अगर कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हुई बैटिंग तो फिर साउथ अफ्रीका को डोमिनेट करना चाहिए। ट्रिनिडाड की आपने विकेट के वाले से क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा किसको करेगी सूट? देखिए डिपेंड करता है, टाइम्स वेस्ट इंडीज़ में पिचें थोड़ी सी डिफरेंट भी बन जाती हैं, लेकिन वो इतनी बुरी पिच है नहीं कि अगर 150, 145, 150 तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम देयर। तो काइंड ऑफ एक बैलेंस मैच होगा। साउथ अफ्रीका जो है वो इतना भी नहीं कि गियाना में कहीं ये मैच हो जाता, या इवन जैसे कि बारबाडोस बैटिंग ट्राई किया, लेकिन बारबाडोस में एट टाइम्स ये है कि सेकंड इनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन आई फील के सेमीफाइनल में एक अच्छा पिच बनेगा, इवन अपॉर्चुनिटी होगी दोनों टीम्स के लिए। तो आई फील साउथ अफ्रीका देन विल बी फेवरेट। ये बात सर भाई, आपको दोनों का बैलेंस कैसे लगता है कंपैरिजन में देखते हैं तो? जिस तरह बैटिंग के पूछा, बॉलिंग में ओबियसली हमें नज़र आता है कि जो अफगानिस्तान है बहुत लीथल है, बट साउथ अफ्रीका का भी बॉलिंग अगर लाइनअप देखें तो उनके पास भी तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलिंग भी है, जैनसन नई बॉल से बड़ा शानदार है, मार्करम ने तो उसमें एडिशन डाल दिया, और शमसी का जो स्पेल था लास्ट मैच वो आउटस्टैंडिंग था। तो आप बॉलिंग में भी कैसे समझते हैं, कौन सी टीम का पल्ला आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है? देखिए, अगर हम फास्ट बॉलर्स देखें, फास्ट बॉलर्स साउथ अफ्रीका के पास रबाडा है या नॉकी है या यैनसन है, और अफ़गानिस्तान के पास फजल हक फरूकी है, अज़मतुल्लाह उमर ज़ई है या नवीन उल हक है। तो मैं समझता हूँ कि ऑन करंट फॉर्म तो फजल हक फरूकी बेहतर है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ स्किल वर्क देखें या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देखें या ओवरऑल कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस इवन देखें, साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग लाइनअप है जिसमें नॉकी है, रबाडा है, यैनसन है, इवन बैटमैन भी उनके पास एज ए चौथा फास्ट बॉलर ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग की टीचर हुई तो वो इज आल्सो तो फास्ट इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलर्स तो साउथ अफ्रीका के मेरे ख्याल में बेहतर है। स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास राशिद खान है या मुजीब है, नूर को भी मुजीब तो नहीं, इस दफा इंजर्ड है, नूर है, नूर है या मुजीब नहीं, उस नबी जो है, नबी है या राशिद है, नूर है, ये तीन जो है। और दूसरी तरफ इनके पास शमसी है, महाराज है, और वो फॉर्चून भी है, मार्करम को खिलाएंगे, मार्करम एज ए पार्टी। तो स्पिनर डेफिनेटली अफगानिस्तान के बेहतर हैं। अब अगर बैट्समैन की तरफ आएँ तो बैट्समैन हम देखते हैं कि जी जो टॉप ऑर्डर अफगानिस्तान का हम कंपैरिजन करें, इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज, लेकिन सुना रहमानुल्लाह गुरबाज को कोई इंजरी हुई है कोई लास्ट मैच में, शायद उस वाले से एक कंसर्न है। अगर वो नहीं खेलते तो ये बड़ा लॉस होगा अफगानिस्तान के लिए। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर हम साउथ अफ्रीका का देखें तो उसमें उनके पास भी अच्छे बैट्समैन है, डिकॉक है या रीज़ा हेंड्रिक्स है या मार्करम है, ये बहुत अच्छे बैट्समैन है। तो टॉप ऑर्डर में मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका का बेहतर है। ऑन करंट फॉर्म तो ये अच्छा खेल रहे हैं ये जो दोनों टॉप ऑर्डर के, रहमानुल्लाह गुरबाज है या इब्राहिम ज़दरान है, लेकिन फिर भी अगर इन एक्सपीरियंस देखें या क्वालिटी देखें या शॉट्स के हवाले से देखें तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल, इसमें अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि टॉप 5 बॉलर्स और बैटर कौन से हैं, उन पे भी मेहरान हम अपने जो एनालिस्ट हैं उनकी राय लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल के हवाले से। इज़हार भाई, आप बात कंप्लीट कीजिए जो आप बात कर रहे थे दोनों टीम की कम्बिनेशन के हवाले से। यही कह रहे थे कि जो स्पिन बॉलिंग है उसमें अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलिंग में साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है। अगर टॉप ऑर्डर देखें तो जो टॉप ऑर्डर जो अफगानिस्तान का है तो अच्छे इस टूर्नामेंट के फॉर्म प्लेयर्स हैं, इब्राहिम ज़दरान है या रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। लेकिन जब साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर देखते हैं जिसमें क्विंटन डिकॉक है, रीज़ा हेंड्रिक्स है या एडन मार्करम है, आई थिंक देर फार बेटर बैट्समैन दैन दीज टू, और उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, हर तरह की शॉट भी है उनके पास। तो और इवन जब टॉप ऑर्डर में फिर भी लेकिन 19-20 का फ़र्क है, लेकिन जब हम मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे आते हैं तो साउथ अफ्रीका का बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें स्टब्स है या क्लासन है या मिलर है या मार्को यैनसन है,
ये मेरे ख्याल में जो अफ़गानिस्तान के पास बैट्समैन है उनसे फार बेटर बैट्समैन है। तो इसमें अगर अफ़गानिस्तान के पास कोई चांस है तो जिस नाज़िर भाई ने कहा उसमें ये है कि एक तो वो जो टॉप ऑर्डर है अफ़गानिस्तान का जैसे वो अच्छा स्टार्ट दे। अगर उनको जल्दी साउथ अफ्रीका ने आउट कर लिया तो फिर मुश्किल होगा अफ़गानिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक अच्छा स्कोर बनाना। दूसरा टॉस बड़ा क्रूशल है। टॉस इसलिए क्रूशल है कि जितने भी मैचेस अफ़गानिस्तान ने जीते इस टूर्नामेंट में सिवाय एक के जो PNG के ख़िलाफ़ था सारे उन्होंने पहले बैटिंग करी। बाकी जितने भी मैचेस उन्होंने जीते हैं जीते हैं वो पहले बैटिंग की और दूसरी टीम को टारगेट नहीं चेज़ करने दिया। अगर अफ़गानिस्तान दूसरी बैटिंग करती है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वैसे अगर एक साउथ अफ्रीका एक अच्छा टोटल बोर्ड पे पुट अप कर गए तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के लिए चेज़ करना मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये जैसे ज़ार भाई ने कहा, हमने कल भी ये डिस्कशन की थी कि टॉस बड़ा वाइटल और अपनी सिर्फ एक वन साइडेड स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये एक्सपोज करती है साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं, और साउथ अफ्रीका का भी माइंड में ये ज़रूर होगा कि हम चोक कर जाते हैं तो बैटिंग में चोक हमारे अगेंस्ट भी जब वर्ल्ड कप में आपने देखा कि हमने बड़ा अच्छा कमबैक कर लिया था और कोलैप्स से वो डरेंगे, तो वो भी ये चाहेंगे कि अपने बैटर को रिलैक्स रखें, पहले रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं, बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ है कि उनको फिर आउट करे। आपका क्या टेक? मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान तो बड़े अरसे से ये इनकी स्ट्रेंथ रही है, बहुत रेयरली ये पहले बॉलिंग करते हैं, चेज़ पे ये नहीं जाते। और इस तरह साउथ अफ्रीका के लिए भी आज जो कंडीशंस नॉर्मली देखी हैं वेस्ट कैरिबियन में भी, उसमें अगर आप अच्छा टोटल कर लेते हैं चेज़ करना आसान नहीं है जी, अनलेस के बहुत ही फ्लैट कंडीशंस हों। और बहुत मेरे ख्याल सेंट लूसिया के अलावा कोई भी ऐसी ग्राउंड नहीं है जहाँ पे बहुत हैवी रन्स हो रहे हों। तो आई फील के बैटिंग फर्स्ट बहुत ज़्यादा, अनलेस रेन अफेक्टेड गेम हो तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की गेम थे उसमें भी आई थिंक सेकंड बैटिंग को एडवांटेज था, लेकिन वो हुआ ये कि वो 12 ओवर में चेज़ करना था इसलिए उनको, अदरवाइज़ तो वो बारिश जितनी होती है उतना सेकंड बैटिंग को फ़ायदा हो जाता है। तो अगर तो रेन अफेक्टेड गेम नहीं है तो आप इसमें पहले बैटिंग करके रन्स ऑन द बोर्ड, प्रेशर गेम भी है और फॉर्मूला भी ज़्यादातर इन ग्राउंड्स पे यही चल रहा है कि जब आप अच्छा टोटल कर लेते हैं वो चेज़ करना आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ अगर हम टॉप 5 बैटर और बॉलर्स की भी बात करें, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। अगर हम देखें अदर भाई टॉप 5 बॉलर की अगर पहले बात कर लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 3 जो टॉप 5 में जो हैं हमारे पास बॉलर आ रहे हैं वो अफ़गानिस्तान के हैं। फजल फ़रूकी की बात करें जी, शुरू से ही वो लीड कर रहे हैं और अभी तक वो 7 मैचेस में अगर हम देखें तो वो 16 विकेटें ले चुके हैं। दूसरे नंबर पे अर्शदीप हैं, उन्होंने 15 विकेटें ली हैं 6 मैचेस में। राशिद खान एज़ यूजुअल हमेशा हर स्टैट्स में हमें नज़र आते हैं, उनके जो 7 मैचेस में उनकी 14 हैं। और इशाद हुसैन की बात करें, बांग्लादेश के बड़े ज़बरदस्त फाइंड मेरा कहना चाहिए ख्याल है इस वर्ल्ड कप की, उनकी भी 14 है। और नवीन उल हक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो बॉलिंग में आके कमाल कर रहा है कि और फास्ट फास्ट पे जो सक्सेस की रीज़न मुझे लगती है उनके फास्ट बॉलिंग है। उन्होंने भी 13 आउट किए। कोई भी टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं या जीतते हैं तो उसमें आपके बॉलर्स जिताते हैं। बैटर्स आपको मैचेस जिता सकते हैं, लेकिन अगर आप ने टूर्नामेंट जीता आपकी बॉलिंग फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि 3 बॉलर आपके टॉप विकेट टेकर्स में हैं, दिस इज़ बड़ी मेजर अचीवमेंट है। और फिर 5 बॉलर के पाँचों एशिया से हैं जो टॉप 5 में, तो दैट इज़ कि क्यों सिर्फ बांग्लादेश टीम है जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी, बाकी दोनों टीमें जो इंडिया है और बांग्लादेश दोनों सेमीफाइनल में। आई फील के बाकी बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी, इनकी इकोनॉमी रेट्स देखें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन आई स्टिल बिलीव इन सबसे ज़्यादा बेस्ट बॉलर जो इस टाइम पे वर्ल्ड कप के हैं वो बुमराह है। बिल्कुल ऐसे वो भी मैं यही बात आखिरी मैच में जाके सिर्फ उनको मैं ख्याल हुआ है तो 4+ पे गए होंगे वो, वरना वो 3.4 3.3 इकोनॉमी से वो बॉल कर रहे हैं। एट टाइम्स आपको विकेट्स नहीं मिलते, लेकिन आप फिर भी T20 गेम में विकेट्स भी मैटर करते हैं, लेकिन आप एक जो प्रेशर डेवलप करते हैं ना 3-4 अच्छे ओवर करके, वो बहुत ज़्यादा की भी होता है। तो आई थिंक कि अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतता है तो मेरे ख्याल में बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट तो बुमराह ही बनता है। बॉलर्स की भी जी बात कर लेते हैं, टॉप 5 बॉलर्स की भी अगर जिक्र करें तो उसमें जैसा बॉलर की बात की तो बैटर के जिक्र करें तो 2 बॉलर तो ओबियसली फिर आ रहे हैं हमारे सामने। और गुरबाज वेयर अगेन 40 की एवरेज के साथ है जी, और उनका देखें तो 281 रन्स हैं। इसी तरह ट्रेविस हेड है, बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, उन्होंने भी 7 मैचों में 255 किए। इब्राहिम ज़दरान, जो हमने बात की कि अफ़गानिस्तान 2 बैटर के साथ ही खेल रहा है, तो उन्होंने 229 किए। फ़ौरन की बात करें वेस्ट इंडीज़ से, उन्होंने 228, और इसी तरह रोस जो हैं USA से, उन्होंने 219 रन स्कोर किए। तो ये टॉप 5 बैटर भी बड़े इंटरेस्टिंग है। ज़ार भाई, आप बैटर के हवाले से बताना चाहें कि 2 बैटर और वही अभी तक इवेंट में उनको आगे लेके जा रहे हैं।
देखिए इससे तो बड़ा टेस्टमेंट है कि इनका दोनों का रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान का टॉप 5 बैटर्स में होना एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट है कि उतना कितना इम्पॉर्टेंट रोल है अफ़गानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने का, और कितनी ज़्यादा अफ़गानिस्तान की बैटिंग उन पर डिपेंडेंट है। कि डबल एज स्पोर्ट है, अगर आप इनको जल्दी आउट कर लें तो आप अफ़गानिस्तान को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों खड़े हो जाए तो ये अच्छा स्कोर करें तो अफ़गानिस्तान नेचुरली जीती है। लेकिन बाकी अगर हम ट्रेंड देखें, जिस तरह हेड है या पूरन है, ये हमें कोई ऐसा इनके, और ये वो खिलाड़ी हैं जो भी टीम वर्ल्ड कप से, या गॉस है, ये वो लोग हैं जिनकी टीम्स वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो एक ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिसने बहुत कंसिस्टेंटली ज़्यादा स्कोर्स किए हो। बिट्स एंड पीसेस में इनिंग्स दिखाई हैं, जिस तरह डिकॉक की एक लंबी इनिंग्स थी या शर्मा की लंबी इनिंग्स थी। तो इस तरह का जो कंसिस्टेंटली कोई बैट्समैन बहुत रेगुलरली स्कोर कर रहा हो इन दोनों के अलावा, कोई हमें नहीं नज़र आ रहा। अच्छे कैमियोज हो रहे हैं, लेकिन बड़ा स्कोर रेगुलरली किसी टीम के लिए खेला हो। पिचेस का भी ऑब्वियसली कंडीशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ये जितने ज़्यादातर प्लेयर हैं सिवाय गॉस के, आई थिंक बाकी सारे तकरीबन ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ में ही खेले। हाँ, अमेरिका में खेलते तो इनके भी और एक नीचे होना था स्ट्राइक रेट क्योंकि मैं देख रहा हूँ गुरबाज का 126 का स्ट्राइक रेट है। जी तो 126 का, और सबसे अच्छा जो है वो ट्रेविस हेड का। ये सारे कैरेबियन में खेले हैं, और यूएसए वाले जितने हैं कोहली फंसे हुए हैं, इवन शर्मा वहाँ पे उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वहाँ भी थोड़ा बड़ा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन स्ट्राइक रेट्स जो है ना उधर वाले पूल के बहुत नीचे हैं, क्योंकि वहाँ पे 115 तो बहुत अच्छा स्कोर था। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके दूसरे जो सेमीफाइनल है उस हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। हम बात करें T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अदर भाई सेकंड सेमीफाइनल की अगर थोड़ी जिक्र कर लें तो ओबियसली हमें मालूम है कि ये गयाना में जिस तरह हमने बात की खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, दोनों बड़ी इक्वल और बैलेंस साइड नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, दोनों अगर सेमीफाइनल में तो उधर जो है साउथ अफ्रीका वो अनबीटन अभी तक होती आ रही है, और जो अफगानिस्तान है वो एक मैच सुपर 8 में हारी, एक पहले वो अपने जो राउंड मैचेस थे उसमें हारी। इसी तरह इंग्लैंड और इंडिया की बात करें तो जो इंडिया है वो अनबीटन आ रही है, सारे मैचेस जीत के आ रही है, और इंग्लैंड भी 2 मैचेस हारी हैं, एक पहले अपना राउंड मैच हारी और फिर उसमें सुपर 8 में एक मैच हारी। तो ये दोनों टीम का एक तो कम्बिनेशन कैसे देखते हैं आप, और दूसरा अगर ओवरऑल स्टैट के वाले से बात करें तो 23 टाइम ये T20 में एक दूसरे गेस्ट खेली हैं। 12 दफ़ा जो है इंडिया ने विक्ट्री हासिल की, 11 दफ़ा जो है इंग्लैंड ने, और इसी तरह वर्ल्ड कप में भी ये एक दूसरे के अगेंस्ट 4 दफ़ा आई और 2-2 दफ़ा विक्ट्री हासिल की। कौन सी टीम आपको लगती है, क्योंकि जो इंग्लैंड का माइंड सेट है वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बेसबॉल मॉडल अटैक है? देखिए इनका जो स्टैट्स हैं पुराने वो तो T1 ही चल रहे हैं, वर्ल्ड कप के हों चाहे नॉर्मल T20s के हों, लेकिन वो ये गेम है ऑन द डे कौन अच्छा खेलती है। इंडिया विल स्टार्ट स्लाइट फेवरेट बिकॉज जो फॉर्म है उनकी और जो कंडीशंस उनको ज़्यादा सूट करेंगी, लेकिन ये देखा गया है पहले पास में भी इंडिया को एट टाइम्स सूट भी करती हैं कंडीशंस, लेकिन दूसरी टीम उनको काउंटर बहुत अच्छा करती है। तो इंग्लैंड के अंदर एबिलिटी है उन कंडीशंस को काउंटर करने की भी, क्योंकि इंग्लैंड के जो कुछ प्लेयर्स हैं जैसे बटलर हो गए या जॉनी बेस्टो हो गए, या कुछ इस तरह के जितने प्लेयर्स हैं ये काफ़ी अरसे से अब स्पिन IPL वगैरह भी खेल रहे हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर भी ये कर चुके हैं परफॉर्म। मोइन अली हैं इस तरह, और वो क्या नाम है उनका जो लाहौर कलंदर से खेले थे, वो भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, हैरी ब्रुक। तो ये सारे लोग अब इतना बुरा नहीं खेलते स्पिन के अगेंस्ट। वो है कि क्लिक करने की बात है, इनके पास स्वीप्स, रिवर्स स्वीप सब कुछ मौजूद है। तो आई थिंक एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा। आदिल रशीद का बहुत ज़्यादा एडवांटेज ट्रैक स्पिनिंग होता है, तो उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। मोइन अली इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिविंगस्टन की स्पिन बॉलिंग है। तो ये सारे दोनों के पास प्लेयर्स मौजूद हैं। इंडिया स्लाइट अहेड कॉम्बिनेशन वाइज, लेकिन आई फील कि जो टीम अच्छा स्टार्ट ले जाएगी उसके लिए बहुत चांसेस है ये मैच जीतने के। बिल्कुल अज़हर भाई, 2 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक तो जिस तरह का लास्ट वर्ल्ड कप का जो सबसे की प्लेयर था वो बेन स्टोक, वो नहीं है इंग्लैंड के पास, बट डिस्पाइट ऑफ इट जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं एग्रेसिव, और ख़ासतौर पर जिस तरह उन्होंने हमें T20 सीरीज़ जो अभी रिसेंटली इंग्लैंड में हुई मारा उन्होंने, अभी भी वो अपनी अप्रोच नहीं छोड़ रहे। और इंडिया का एक ही प्रॉब्लम नज़र आता है, अगर उसके अगेंस्ट चार्ज किया जाए, अटैक किया जाए तो वो स्टटर करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी ऐसी साइड है जो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया को प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप इस कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? देखिए आप सही कह रहे हैं, जो इंडिया का बैटिंग पावर प्ले होगा या इंग्लैंड का बैटिंग पावर प्ले होगा वो बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड अच्छा स्टार्ट लेते हैं इंडिया के ख़िलाफ़, जिस तरह के इंग्लैंड के पास बैट्समैन है, बटलर है या जैक्स है, या अगर तगड़ा स्टार्ट लेते हैं वो, तो वो एक ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर उनको बैकफुट पर लेके आते हैं इंडिया के बॉलर्स को, फिर इंडिया के लिए उसको कम बैक करना मुश्किल होगा।
अदर बैलेंस तो देखें दोनों टीम्स का बड़ा ही नेक टू नेक है और 19-20 का फ़र्क लग रहा है और ऑन द डे जो भी टीम बेहतर खेलेगी वो जीत जाएगी। अदर बैटिंग देख लें, टॉप ऑर्डर देख लें, उनके पास भी अच्छे हैं, उनके पास भी कोहली है, शर्मा है, पंत है, इनके पास बटलर है, बेस्टो है, तो ब्रोक है। इस तरह के दोनों का बैटिंग या इवन बॉलिंग में आए तो जहाँ उनके पास जाफरा आर्चर है, वहाँ इंडिया के पास वो बुमराह है बहुत अच्छी बॉलिंग करें। स्पिनर्स में इंडिया के पास कुलदीप यादव है, इंग्लैंड के पास आदिल रशीद है, तो बड़ा ही नेक टू नेक और कोई आप इट इज़ वेरी हार्ड टू सेपरेट द टू टीम्स और जो ऑन द डे अच्छा खेलेगी और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी वो दूसरी को डोमिनेट करेगी। बिल्कुल। अच्छा इधर भाई इंडिया के हवाले से भी ये डिस्कशन इस वर्ल्ड कप में जैसे वो आए तो ये हो रही है कि उनके पास बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है जो नॉर्मली होती है और उसमें क्योंकि आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव भी अटैक करते हैं, पेंट भी अटैक करता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी वाली गेम है वो सारी की सारा ऑनर्स आता है रोहित शर्मा और कोहली के ऊपर। अगर ये इंग्लैंड कामयाब हो जाता है इन दोनों को जल्दी आउट करने में, आपको लगता नहीं कि एक्सपोज कर सकता है इनकी बैटिंग लाइन? कोहली का भी क्वाइट टूर्नामेंट जा रहा है और ड्यू है एक बड़ी इनिंग्स, तो इंडिया फैंस भी और टीम भी एक्सपेक्ट करे होगी कि वो इनिंग जो ड्यू है वो खेलेंगे। अगेन वही बात है कि यस उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है या उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन उसमें पांड्या ऐसे प्लेयर हैं जो नीचे आके किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जडेजा ऐसे हैं कि वो भी एक्सपीरियंस हैं, तो नीचे जाके उनके पास फिर एक ऐसे प्लेयर एक्सपीरियंस मौजूद हैं जो थोड़ा सा अगर कहीं कोलैप्स हो जाता है तो उसको हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। लेकिन वही बात है कि वही जो भी टीम अहेड हो जाती है गेम के लिए उस T20 में उसके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी इजाज़त चाहते हैं जी, अभी इंशाल्लाह रात 11 बजे दोबारा शो टाइम इन मीर राजा में आपसे मुलाकात होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।